आज का हमारा टॉपिक है यूट्रोफिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सुपोषण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में। ये कुछ इमेज है जो सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन की स्टेज को दिखा रही हैं। अब हम समझते हैं क्या होता है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब भी कोई वाटर बॉडी, मान लो ये वाटर बॉडी है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है, तालाब है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जब बहकर आ जाते हैं, तो जब यहाँ पर बहुत सारे पोषक तत्व होंगे तो जहाँ पर जो सिंपल प्लांट होंगे वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे, क्योंकि उन प्लांट्स को वो सब कुछ मिल रहा है जो इनको ग्रो करने के लिए चाहिए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यही लिखा हुआ है, यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच अ वाटर बॉडी बिकम्स ओवरली इनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स। यही हुआ, ढेर सारे पोषक तत्व पहुंचे, लीडिंग टू प्लेंटीफुल ग्रोथ ऑफ सिंपल प्लांट लाइफ। दिस इज यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन से होता ये है कि एल्गल ब्लूम होता है। एल्गल ब्लूम का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कुछ ऐसा समझ लो, शैवाल जो होते हैं, एल्गी होते हैं, बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं। डेड जोन्स बनते हैं। डेड जोन्स वो होते हैं कि अगर किसी तालाब में ऐसा एरिया हो या झील में ऐसा एरिया है जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई, तो वहाँ लाइफ ही पॉसिबल नहीं रह जाती है, उसको बोलते हैं डेड जोन्स। बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं। ये सब किसका रिजल्ट है? यूट्रोफिकेशन का। समझते हैं आगे थोड़ा। देखो होता क्या है कि जो अवेलेबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, इससे डिसाइड होता है कि इकोसिस्टम में जो प्लांट्स वगैरह हैं वो कितना ग्रो करेंगे। अगर अवेलेबिलिटी कम है तो कम ग्रो करेंगे, अवेलेबिलिटी काफ़ी बेहतर है तो ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लाइफ। तो ये एक फैक्टर है कि अगर किसी भी इकोसिस्टम में इन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगी। किसकी? उस प्लांट्स की, पौधों की, या जिन जिन लाइफ को, जिन जिन बोलते हैं पौधों को इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी। अब क्या होगा, जब भी किसी वाटर बॉडीज़ में ये न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं तो अपने आप शैवाल, बोले तो एल्गी, प्लैंकटन और दूसरे जितने भी सिंपल प्लांट होते हैं वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन वाटर बॉडीज आर ओवरली इनरिच्ड विद दीज न्यूट्रिएंट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गी, प्लैंकटन एंड अदर सिंपल प्लांट्स लाइफ इज फेवर्ड। और धीरे धीरे क्या होता है, जब सिंपल प्लांट आते हैं तो फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्लांट भी आने लगते हैं। तो ये है मेन कॉज किसका? यूट्रोफिकेशन का। एक ही है कॉज, जब ये न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तब प्रश्न ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं। तो उससे पहले एक लाइन ये समझ लीजिए कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं ये लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लिमिटिंग फैक्टर होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एल्गल लाइफ। मैं समझा देता हूँ। लिमिटिंग फैक्टर उसे बोलते हैं कि जब कोई फैक्टर किसी प्लांट की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए वो लिमिट करने लगे तो उसे बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर। तो होता क्या है कि अगर फास्फोरस और नाइट्रोजन किसी भी इकोसिस्टम में काफ़ी कम मात्रा में है तो वहाँ पर प्लांट कम ग्रो करेंगे। लेकिन मान लो 2-4 प्लांट आए और ज़्यादा ग्रो भी नहीं किए, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है उन प्लांट्स की। इस वजह से इसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। अब मेन रीजन क्या है, कहाँ से आते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स? जैसे फर्टिलाइज़र, हम खेतों में क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह क्या करते हैं, डालते हैं। तो वो जब बह कर बारिश होती है तो कहाँ इकट्ठा होते हैं? वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा होते हैं, तालाबों में इकट्ठा होते हैं, वही फर्टिलाइज़र। और वो फर्टिलाइज़र क्या है? न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं। अनट्रीटेड सीवेज, सीवेज में भी बहुत सारा क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब वो बहकर किसी वाटर बॉडी में जाता है तो वहाँ भी न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। ऐसा कोई डिटर्जेंट जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं जिसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा हो, तो वो जब नालियों से बहकर तालाब में पहुँचेगा तो वहाँ से फास्फोरस की मात्रा बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज होता है, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो डिस्चार्ज यानी कि मलबा होता है, उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जब वो पहुँचते हैं कहाँ पर? वाटर बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये वही हो गया हमारा। इसे एग्रीकल्चर वेस्ट में बहुत सारे एग्रीकल्चर वेस्ट पूरी खादें बनती हैं, ठीक है ना, और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारे रीजन्स हैं। यहाँ से क्या हो सकते हैं, ये पोषक तत्व पहुँचते हैं कहाँ पर? उन वाटर बॉडीज़ पर।
तो ये है मेन सोर्सेज फर्टिलाइजर। आजकल जहाँ देखो खेत ही खेत हैं, अगर नहीं खेत नहीं है तो इंडस्ट्रीज लगी हैं, अगर इंडस्ट्रीज नहीं है तो शहर बने हुए हैं। तो हर जगह से पोषक तत्व पहुँच रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहे हैं, कहाँ पर? वाटर बॉडीज में। तो वाटर बॉडीज धीरे धीरे इनरिच्ड होती जा रही हैं, ओवरली इनरिच्ड होती जा रही हैं, किससे? इन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट से। तो ये थे हमारे मेन सोर्सेस। अब इसको एक फ्लो में समझ लेते हैं। पहला लाइन क्या है? न्यूट्रिएंट्स लोड अप, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर आर फ्लश्ड फ्रॉम द लैंड इनटू द रिवर्स और लेक बाय रेन वाटर। तो कोई यहाँ पर खेत थे, मान लो बहुत सारे नाइट्रोजन के उर्वरक फर्टिलाइजर यहाँ पे डाले गए थे, बारिश हुई, ये बहकर इन तालाब में आ गए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा काफ़ी बढ़ गई। अब क्या होगा? दीज पॉल्यूटेंट्स कॉज एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ ऑफ एल्गी, डकवीड एंड अदर प्लांट्स। जब ये पोषक तत्व यहाँ पहुँचेंगे तो ये क्या थे? लिमिटिंग फैक्टर थे। अभी तक यहाँ पर कम थे तो कम ग्रोथ होती थी, लेकिन अब ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होगी इन प्लांट्स की। फिर क्या होगा? एल्गल ब्लूम, इतनी तेज ग्रोथ होगी कि ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी। होगा क्या? एल्गल ब्लूम होगा। एल्गल ब्लूम ऐसा समझ लीजिए कि जब शैवाल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा, यानी कि कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो जाए उस झील की, तो उसको एल्गल ब्लूम बोल देते हैं। यहाँ पर जब ऊपर आपने देखा था स्टार्टिंग में एक इमेज थी जिसमें ऊपर हरी परत जमी थी, वो एल्गल ब्लूम ही है। जब ऊपर से हरी परत जम जाएगी तो जो सनलाइट होगी नीचे पहुँचेगी ही नहीं। जो नीचे वाले जो पेड़ पौधे होंगे, जब सनलाइट नीचे पहुँचेगी नहीं तो ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। तो एक तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तब मरेंगे। दूसरी बात, ऑक्सीजन भी कम होने लगती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी कम होने लगेगी। आगे एक चीज़ और भी होगी, जब यहाँ पर धीरे धीरे नीचे वाले ये जो पौधे हैं ये डेड होने लगेंगे, तो डेड होने पर यहाँ पर डीकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे इनको डीकम्पोज करने के लिए। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, क्योंकि ये पौधे क्यों मरे? एक तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही थी, और दूसरा जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही थी यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पा रहा था, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जब ये मरने लगे पौधे तो बैक्टीरिया एक्टिव हो गए। अब बैक्टीरिया को डिकम्पोज करना है इन पौधों को, तो फिर क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, तो ऑक्सीजन और कम होने लगती है। तो डीकम्पोजिशन डिप्लीट्स ऑक्सीजन, डेड प्लांट्स आर ब्रोकन बाय बैक्टीरिया यूजिंग अप इवन मोर ऑक्सीजन इन वाटर, जिससे कि ऑक्सीजन और कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन और कम हो जाएगी तो काम खत्म। ऑक्सीजन लेवल रीच टू अ पॉइंट वेयर नो लाइफ इज पॉसिबल, फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स डाई। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक डेड जोन क्रिएट हो जाएगा। अभी आपका एक वर्ड यूज किया था डेड जोन, वो यही डेड जोन होते हैं कि पूरी की पूरी झील मर जाएगी। तो ये थे हमारे स्टेज यूट्रोफिकेशन के। यूट्रोफिकेशन दो तरीके का होता है, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जब इंसान की हरकतों की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जब होता है तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, अभी आपको बताया, डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट दिए, तो उसकी वजह से जब यूट्रोफिकेशन होता है तो वो होता है एंथ्रोपोजेनिक। और समस्या यही है, एंथ्रोपोजेनिक ही जो यूट्रोफिकेशन है यही मेन समस्या है, क्योंकि इंसान की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो यूट्रोफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन नेचुरल भी होता है, लेकिन नेचुरल में क्या होता है कि इतना निगेटिव नहीं होता है। नेचुरल यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू द एक्सेसिव इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज वाया नेचुरल इवेंट्स, और नेचुरल इवेंट्स बहुत ही बैलेंस्ड होती है। तो वही चीज़ लिखा गया कि मान लो वहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेयर कहीं नहीं था, अब बाढ़ आती है, बाढ़ आने पर क्या हुआ, आसपास की ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लैंड कैन बी वॉश्ड अवे, वहाँ से बहा लिए जाते हैं और किसी नदी में या झील में इकट्ठा कर दिए गए, तो वहाँ पहुँच गए ना न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर ह्यूमन का इंटरफेयर वहाँ पर नहीं होगा तो ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो यूट्रोफिकेशन भी इतना खतरनाक नहीं होगा। बात यह है कि द प्रोसेस ऑफ नेचुरल यूट्रोफिकेशन इज मच स्लोअर अगर आप कंपेयर करोगे एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन से, यानी इंसान के इंटरफेरेंस से, ह्यूमन एक्टिविटी से जो यूट्रोफिकेशन होता है बहुत ही फास्ट होता है। तो नेचुरल जो यूट्रोफिकेशन होता है उतना डेंजरस, उतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि कौन सा होता है, एंथ्रोपोजेनिक। तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखनी थी कि एंथ्रोपोजेनिक होता है, दूसरा नेचुरल भी होता है, लेकिन नेचुरल काफ़ी स्लो होता है, एंथ्रोपोजेनिक काफ़ी फास्ट और डेंजरस होता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट आएंगे हम किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।